Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 11। याद रखिए, अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 11। नेम ऑफ चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज शॉर्ट में उसको बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर फर्स्ट। याद रखो, ये चैप्टर फर्स्ट एग्जाम के लिए, सेकंड एग्जाम के लिए एंड फाइनल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में 6 मार्क्स का एक एग्जाम है, 4 to 6 मार्क्स का। फर्स्ट एग्जाम में 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है। वन एग्जाम्पल होगा। सेकंड एग्जाम्पल में 101%, 6 मार्क्स का वन एग्जाम्पल, 1 मार्क्स का MCQ, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। एंड फाइनल एग्जाम में भी 6 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आने वाला है। याद रखिए, 1 मार्क्स का MCQ एंड 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। इट मीन्स ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आपको ये चैप्टर ध्यान से देखना है। ये चैप्टर के लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ केस बुक होना चाहिए। यदि केस बुक का आपके पास बेसिक नॉलेज है तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। और बस इतनी ही थियरी है, यहां से यहां तक आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो ये एक चैप्टर में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये थियरी के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ तक है, MCQ के लिए। बाद में जो मेन क्वेश्चन हम करेंगे, ये मेन क्वेश्चन का सब पॉइंट है, ये 9th पॉइंट आपको याद रखना है। चलो, सबसे पहले मीनिंग ऑफ BRS, दैट इज मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मीनिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स a statement showing the causes of difference in the balance of a bank as per cash book and a balance as per passbook। कैश बुक एंड पासबुक दोनों में जो डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस पर से एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम का रहता है, और ऑन ए पर्टिकुलर डेट, या तो पर्टिकुलर डेट पे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? कैश बुक में जो बैलेंस, बैंक बैलेंस होगा, पासबुक में सेम बैलेंस नहीं होगा। कोई चीज ऐसी होगी, कैश बुक में रिकॉर्ड है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। कोई ऐसी भी आइटम होगी जो पासबुक में रिकॉर्ड है मगर हमें पता नहीं है, तो कैश बुक में नहीं होगी। तो ये दोनों के बीच में जो वेरिएशन रहता है, वेरिएशन की वजह से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं पीरियोडिकली। सपोज मंथली बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन मीनिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस in the balance of a bank as per cash book and balance as per passbook for a particular time or on a particular date। ये है आपका मीनिंग ऑफ BRS। सेकंड देखिए, एक क्वेश्चन हो गया, ऐसा ही सोचो। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है थियरी क्वेश्चन के लिए। सेकंड है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर। याद रखिए, कभी कभी पूछते हैं Who is prepared bank reconciliation statement? BRS कौन बनाता? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रेडर। ट्रेडर बनाता है BRS। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट बट इट इज ओनली अ स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट है। अगेन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट बट इट इज ओनली ए स्टेटमेंट। ये हो गया आपका BRS का जो बेसिक थियरी पोर्शन है। वो आगे आपको देखना है पॉइंट्स कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS। जब आप BRS बनाएंगे, BRS का एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तब आपको ध्यान में रखने का जो पॉइंट है, जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स कीप इन माइंड,
while preparing BRS. First one, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक आप पढ़ चुके हैं. कैश बुक में बैंक बैलेंस भी होता था, बैंक ओडी भी होता था. याद करो, यदि बैंक बैलेंस है तो कहाँ पे लिखते थे हम? डेबिट साइड. यदि बैंक ओडी होता तो हम कहाँ पे लिखते थे? क्रेडिट साइड. तो देखिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस. कैश बुक से पासबुक एक अपोजिट होता है. जो कैश बुक में जो डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा. कैश बुक में जो क्रेडिट होगा वो पासबुक में हो जाएगा डेबिट. तो आपको ये तो याद रखना ही है फर्स्ट रो. और वैसे ही आपको याद ही है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट. यदि कैश बुक में बैंक बैलेंस डेबिट है तो पासबुक में क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अपोजिट. यहाँ पे डेबिट है तो यह हो जाएगा क्रेडिट. देखिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आपका क्रेडिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? एज पर सबसे पहले ये आप बोल देखते हैं. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपको याद होगा. कैश बुक में बैंक बैलेंस हम डेबिट लिखते थे. तो कैश बुक में यदि बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो हम कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट. कैश बुक में ओवरड्राफ्ट क्रेडिट है तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट क्या होगा? डेबिट. बैंक बैलेंस कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में बैंक बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट. यदि आप एक याद रखेंगे तो आपको चारों याद रह जाएंगे. याद रखो, ये चार आप याद रखेंगे तो आपको 2 मार्क्स तो वैसे ही मिलने वाले हैं. टोटल 6 मार्क्स का एग्जाम्पल आने वाला है. 6 में से 2 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाएगा. बाद में यहाँ पॉइंट नंबर 2 टू पॉइंट नंबर 9 तक में से कोई भी 4 पॉइंट होंगे तो 4 मार्क्स वहां से 4 + 2 + 4 यानी कि 6 मार्क्स से कंप्लीट आपका एग्जाम्पल होगा. अगेन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आपको याद रखना है फर्स्ट रो. कैश बुक में बैंक बैलेंस डेबिट है. कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में बैंक बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट. अगेन, कैश बुक में बैंक बैलेंस डेबिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? क्रेडिट. देखो, कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट है तो पासबुक में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? डेबिट. एक याद रखेंगे तो वैसे ही 4 याद रह जाएगा. वैसे ही आपको फर्स्ट तो याद ही है क्योंकि ये कैश बुक में आता था, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों कैश बुक में आते थे. तो हम वहां से अपोजिट आपको करना है पासबुक के लिए. सेकंड, ये आपके लिए चेक रिसीव. यदि आपको चेक मिलता है, याद रखो, चेक रिसीव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेक डिपॉजिट. चेक डिपॉजिटेड मीन्स आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया. चेक सेंड फॉर कलेक्शन, आपने चेक भेजा है बैंक को कलेक्शन के लिए. तीनों का मीनिंग एक ही है. आपको चेक रिसीव, यदि आपको चेक मिलता है तो क्या हाथ में लेके ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं. क्या करेंगे? वो चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे या तो बैंक को भेज देंगे कलेक्शन के लिए. तीनों एक ही है. चेक रिसीव, चेक डिपॉजिटेड और चेक सेंड फॉर कलेक्शन. कैश बुक में कहाँ पे लिखेंगे? यदि आपको चेक मिलता है तो कैश बुक में कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड. वैसे तो बैंक कॉलम ही आपको याद रखना है. कैश बुक में होगा डेबिट. यदि कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक अपोजिट है, पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट. याद रखो. अगेन, चेक रिसीव, आपको चेक मिलता है. चेक डिपॉजिटेड, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है. चेक सेंड फॉर कलेक्शन, आपने चेक बैंक को दिया है कलेक्शन के लिए कि चलो ये अमाउंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने का है बैंक को, आपको ऐसा बोल सकते हैं. तो कैश बुक में आपकी इनकम है, कैश बुक में होगा डेबिट, तो पासबुक में हो जाएगा क्रेडिट. इससे अपोजिट सेकंड पॉइंट है. चेक इश्यूड, आपने चेक लिख के इश्यूड किया. चेक ड्रॉन, आपने चेक लिखा है. आप चेक लिखेंगे कब? जब आपको किसी को पेमेंट करना है तब. चेक पेड, आपने चेक से पेमेंट किया है. अगेन, चेक इश्यूड, चेक ड्रॉन और चेक पेड तीनों एक ही है. आपने चेक इश्यूड किया है, लिख के किसी को दिया है. चेक ड्रॉन, आपने चेक लिख के किसी को दिया है. चेक पेड, आपने चेक से पेमेंट किया है. तो आपके पास से चेक जा रहा है, चेक आउटफ्लो, चेक जा रहा है तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट. यदि कैश बुक में क्रेडिट है तो पासबुक में क्या होने वाला है? डेबिट. याद रखो, ये सेकंड पॉइंट. एग्जाम्पल में सेकंड ए पॉइंट एंड ए पॉइंट दोनों में से एक एक पॉइंट तो होगा ही होगा. 2 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से, 3, 1 मार्क्स यहाँ से 4, बाकी ये सब में से 2 मार्क्स और मिलने वाला है आपको. फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है. एनी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर. बीआरएस कौन बनाता है? ट्रेडर. बीआरएस ट्रेडर बना रहा है तो ट्रेडर से बिहाफ से यदि बैंक ने कोई एक्सपेंस पेड किया है,
बैंक इज अ एजेंट ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर का एजेंट ही, ऐसा ही सोचो। बैंक आप जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे बैंक वैसा करेंगे। बैंक को आप बोलेंगे मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के ये आपको एक्सपेंस पेड करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है, टेलीफोन बिल पेड करना है, आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी बैंक को दे सकते हैं। याद रखोगे, एनी एक्सपेंस इज पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर। कोई भी एक्सपेंस यदि बैंक पेड कर रही है ट्रेडर के बिहाफ से, याद रखिए ट्रेडर ने बोला था बैंक को कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के ये एक्सपेंस आपको पेड करना है। एनी एक्सपेंस इज पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर, आपके अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, आपका एक्सपेंसिस पेमेंट हो रहा है, तो कैश बुक में होगा क्रेडिट, कैश बुक में है क्रेडिट, तो पासबुक में क्या होगा डेबिट। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट। एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुकी होगी, सेकंड इफेक्ट बाकी होगी, जो बाकी है वो आपको करना है। यदि यहाँ पे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, ये बाकी है, तो आपको करना है क्रेडिट। यदि पासबुक में हो चुकी है, ये बाकी है, तो आपको करना है डेबिट। दोनों जगह पे एंट्री हो चुकी है तो आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं। दोनों जगह पे एंट्री नहीं हुई है तो भी आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंट्री कब करनी पड़ेगी, एक जगह पे इफेक्ट हो गई है, दूसरी जगह पे अभी रिकॉर्ड करना बाकी है, तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Again, any expense is paid by bank on behalf of trader, एक्सपेंस पेड हो रहा है तो कैश बुक में एक्सपेंस पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड, कैश बुक में क्रेडिट होगा तो पासबुक में होगा डेबिट। इससे अपोजिट देखिए, एनी इनकम रिसीव, ये रिसीव्ड है बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरी यहाँ से इनकम होने वाली है, यहाँ से रेंट लेने का है, आप जाके कलेक्ट करके आओ। बैंक कर सकते हैं, बैंक को आप इंस्ट्रक्शन ऐसे दे सकते हैं, बैंक ऐसा काम करेंगे, बदले में बैंक कमीशन चार्ज करेगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। अगेन, एनी इनकम रिसीव्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर के बिहाफ से बैंक ने यदि कोई इनकम रिसीव हुई है, बैंक के लिए रिसीव हो चुकी है, बैंक में पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, तो आपके लिए इनकम है, तो कैश बुक में होगा डेबिट, तो पासबुक में क्या होगा क्रेडिट। याद रखो, कैश बुक में डेबिट हो जाएगा, पासबुक में होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है वो आपको मालूम होगा, यदि मालूम नहीं है तो ऐसा सोचो, बिल्स रिसीवेबल, मेरे को अमाउंट रिसीवेबल है, मेरे को पैसे लेना है, इट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। यदि आपके पास बिल्स रिसीवेबल है तो आप बैंक में डिस्काउंट कर सकते हैं, डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक में आपने डिस्काउंट कर चुके, एंड ऑन ड्यू डेट इट इज डिसऑनर्ड, ड्यू डेट में वो डिसऑनर्ड हो जाता है, बैंक को पेमेंट मिलता नहीं है। यदि आपके पास कोई बिल्स है तो आप बिल्स बैंक में जाके डिस्काउंट कर सकते हैं, बैंक आपको पेमेंट देगा। ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगा, डायरेक्ट पार्टी के पास जाएगा, वहां से बैंक पैसे कलेक्ट करेंगे, एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। यदि पार्टी ने ड्यू डेट को बैंक से ड्यू डेट पे बैंक को पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, बैंक वापस अपन के पास आएंगे और अपने अकाउंट में से इतने पैसे काट लेंगे। बैंक के पास ऐसा पावर रहता है। यदि बैंक पार्टी से पैसे वसूल नहीं कर पाता है तो क्या करेगा बैंक डायरेक्ट वापस आएगा अपन के पास और अपने अकाउंट में से इतने पैसे काट लेंगे। अगेन, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, आपने बैंक में डिस्काउंट किया था, एंड ऑन ड्यू डेट इट इज डिसऑनर्ड, ड्यू डेट पे बैंक को पैसे नहीं मिलते तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में इतना पैसा ले लेंगे। इट मीन्स आपने पेमेंट किया है बैंक के, ऐसा ही सोचो, तो कैश बुक में होगा क्रेडिट, तो पासबुक में क्या होगा डेबिट। मगर आपको अमाउंट कौन सी लिखनी है, अमाउंट ऑफ बिल्स प्लस नोटिंग चार्जेस, अभी जो एग्जांपल में दिया है, तो अमाउंट ऑफ बिल्स कितने में आपने डिस्काउंट किया था वो इट इज इमटेरियल, आपको पेमेंट बैंक को कितना करना पड़ेगा, बिल्स की जो अमाउंट है वो प्लस नोटिंग चार्जेस इफ गिवन इन क्वेश्चन। सपोज अमाउंट ऑफ बिल्स रुपीज 8,000, नोटिंग चार्जेस 100, तो आपको लिखना कितना है 8100। नेक्स्ट वन, ये बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक है, याद रखो यहाँ पे मैंने लिखा बिल्स रिसीवेबल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन,
एंड अमाउंट कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट। आप बैंक को बिल्स रिसीवेबल सौंप सकते हैं कि रखिए बिल्स, ड्यू डेट पे वहां से पार्टी से पेमेंट कलेक्ट कीजिए और मेरे अकाउंट में आप क्रेडिट करना है। आप बैंक ऐसा काम करेंगे, इन एक्सचेंज ऑफ दिस बैंक कमीशन चार्ज करेगा। आपने बैंक को बिल्स दिया है कि ड्यू डेट पे आप पार्टी से पेमेंट वसूल करो और मेरे अकाउंट में तब क्रेडिट करो, अभी मेरे को नहीं चाहिए। ये डिस्काउंट में इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे पेमेंट कब मिलेगा? बिल्स रिसीवेबल की ड्यू डेट पे बैंक, आप पार्टी के पास जाने की जगह पे आप बैंक को दे देते। बिल रिसीवेबल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आपने बैंक को दे दिया कि लो ये अमाउंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट करना है आपको। यदि ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाता है तो आपके लिए इनकम हुई, रिसिप्ट हुई, तो कैश बुक में होगा डेबिट, पासबुक में होगा क्रेडिट। मगर सेम ट्रांजैक्शन है, यदि ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिलता है तो बिल्स रिसीवेबल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आपने बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, विच इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। आपने बैंक को बोला था ये बिल्स रिसीवेबल आप रखो, ड्यू डेट जब आएगी तब पार्टी से आप पेमेंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। बैंक क्या करता है? बिल्स रिसीवेबल अपन के पास रखेगा, अपन के पास मींस बैंक के पास रहेगा। ड्यू डेट में बैंक जाएगा पार्टी के पास, यदि पार्टी पेमेंट देती है तो बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यदि पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया तो बैंक क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल वापस आपको दे देगा, कोई एंट्री नहीं हो। तो देखिए, नो एंट्री इन कैश बुक एंड पासबुक। आपने बैंक को दिया था कि यदि पेमेंट आ जाए तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो, पेमेंट ही नहीं आता तो बैंक कोई एंट्री नहीं करने वाला। आपने बिल्स दिया था बैंक को कलेक्शन के लिए, बैंक ने पार्टी से फोन किया कि चलो इतना पैसा लेना है, तो पार्टी बोल रहे हैं पेमेंट नहीं मिलेगा, तो बैंक को क्या फर्क पड़ता है? बैंक डायरेक्ट आपको वापस बिल कर देंगे कि लो रखो आपका बिल, आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। तो कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी, पासबुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट वन, if customer directly deposited cash or check in the bank account of trader, कभी कभी कस्टमर क्या करता है? डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, या तो कैश डिपॉजिट करता है, कभी कभी ट्रेड कस्टमर, अपन का जो कस्टमर रहता है वो कभी कभी कैश भी डिपॉजिट करता है, कभी कभी चेक डिपॉजिट करता है। डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म भी नहीं करता, तो उसका इफेक्ट क्या होती है? आपके लिए इनकम है, आपको पेमेंट मिल चुका है, तो कैश बुक में होगा डेबिट, पासबुक में होगा क्रेडिट। बस यहां से आगे क्या कोई पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, इसमें से ही कोई एक पॉइंट, 3-4 पॉइंट होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इतना याद रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स, ये याद रखेगा तो 1 और मार्क्स, 3 ये याद रखेगा तो 4 मार्क्स, और बाकी ये सब में से 2 मार्क्स का यहाँ से आपको आने वाला है। यहाँ से यहाँ तक में 2 मार्क्स का पॉइंट होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं BRS का एग्जाम्पल। छोटे एग्जाम्पल है, 2 या 3 छोटे एग्जाम्पल है, वो हम पहले करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बड़े वाले एग्जाम्पल होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है टेक्स्ट बुक में, मैंने पैम्पलेट दिया है तो पैम्पलेट में भी है। टेक्स्ट बुक में यदि देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पैम्पलेट में है, पेज नंबर 244 पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। रेडी? यहां से यहां तक का मैं निकाल रहा हूं, ये रखता पॉइंट्स टू बी कीप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ये जरूरी है, इसलिए रखता हूं यहां। देखिए टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल नंबर 4, पैम्पलेट में है, पेज नंबर है, पैम्पलेट में पेज नंबर है 244, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ पेज नंबर। यहाँ पे ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स, नेम ऑफ पार्टी जो भी होगा, एज ऑन डेट जो भी डेट होगी। फर्स्ट BRS कब का बनाना है आपको?
31 मार्च 16, वैसे ही एंड ऑफ मंथ बनता है जनरली 31 मार्च 16। ये है आपका क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे डेबिट, एलएफ का कॉलम नहीं होगा, और यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, डेट नहीं सीरियल नंबर। जो भी नंबर है यहाँ पे आपको नंबर लिखना है 1 2 3, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। ये है आपका डेबिट कॉलम, रुपीज। ये है आपका क्रेडिट रुपीज। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखना है आपको, ये चार में से कोई एक चीज आपको दी होगी। कैश बुक ऑफ रमेश शोज बैंक बैलेंस रुपीज 10,000 ऑन 31 मार्च 16। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको ये याद रखना है कैश बुक में बैंक बैलेंस होता है डेबिट, तो आपको लिखना है नंबर नहीं है तो यहाँ पे लिखना है डैश। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में बैंक बैलेंस होगा डेबिट। कितना है बैंक बैलेंस, मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000, ये डेबिट होगा, तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है डैश। आगे लिखा है on 31st March 16, check received from customer rupees 5,000 are yet to be deposited with the bank. Check received, check deposited, check sent for collection सब एक ही है। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैश बुक में होगा डेबिट, पासबुक में होगा क्रेडिट। कौन सी जगह पे इफेक्ट नहीं है, आर येट टू बी डिपोजिटेड इन अ बैंक, बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं किया है। चेक रिसीव हो चुका है, यहाँ पे डेबिट हो गया है कैश बुक में, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इट मींस तब तक पासबुक में क्रेडिट नहीं होगा, तो आपको करना है क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक रिसीव, चेक रिसीव है तो रिसीव लिखिए, चेक रिसीव, चेक रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। कितना अभी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कितने का चेक आपको मिला था, बोलिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 5,000, तो 5,000 आपको करना है क्रेडिट, और yet to be deposited with the bank, while सेकंड है आगे चेक इश्यू, while check of rupees 7,000 drawn on 31st March 16 are not presented for payment. चेक ड्रॉन, चेक इश्यूड, चेक पेड, आपने चेक पेड कर दिया है, आपने चेक लिखा है, आपने चेक इश्यूड किया है। आप चेक इश्यूड करेंगे तो केस बुक में तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी क्रेडिट, बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट मींस पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है डेबिट। तो यहाँ पे लिखूंगा चेक, क्या लिखा है, इश्यूड है या ड्रॉन है, क्या जो लिखा है वही आपको लिखना है। चेक ऑफ रुपीज 7,000 ड्रॉन, चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉन बट, चेक ड्रॉन बट नॉट recorded in पासबुक, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चेक ड्रॉन, आपने चेक लिखा है, इट मींस कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट मींस पासबुक में अभी तक डेबिट नहीं हुआ। कितना, 7,000, तो आपको करना पड़ेगा डेबिट 7,000। आगे a check of rupees 8,000 was deposited with bank on 29th of March 16, which is dishonor. आपने चेक डिपॉजिट किया था, चेक रिसीव, चेक डिपॉजिटेड, चेक सेंट फॉर बैंक कलेक्शन, आपने यहाँ पे लिख दिया था, मगर डिसऑनर्ड हुआ, इट मींस यहाँ पे क्रेडिट हुआ नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है,
याद रखिए, आपको चेक मिला है तो आपने बैंक में डिपॉजिट भी किया, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, मगर ये बाउंस हो गया है, डिसऑनर्ड हुआ है, इट मींस यहाँ पे क्रेडिट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चेक रिसीव्ड लिखा है, क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक आपने डिपॉजिट किया था, डेबिट हो चुका है, डिसऑनर्ड हुआ है, इट मींस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको करना है रिकॉर्ड। क्रेडिट नहीं हुआ है तो मेरे को करना पड़ेगा क्रेडिट, कितना, 8000। नेक्स्ट वन, बस हो गया। व्हाट इज द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहां से कैश बुक से हमने स्टार्ट किया है, तो आंसर आपको जो भी मिलेगा वो होगा पासबुक का। सबसे पहले टोटल कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, 17,000। यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा 17 में से ये दोनों आपको करना है लेस, 8 + 5 13 लेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 4000 आपका बैलेंस। तो यहाँ पे कैश बुक है, तो यहाँ पे होगा पासबुक, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 मार्क्स का एग्जाम्पल हो चुका है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम्पल नंबर है आपका 5। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। कौन सी डेट पे आप BRS बना रहे हैं, पासबुक शोज डेबिट बैलेंस 6000 ऑन 30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल का है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डेट 30th अप्रैल। कौन सा है 30th अप्रैल 16। ड्रॉ ऐसा ही करना है आप। चलो रेडी, दो चार एग्जाम्पल करेंगे तो आपको वैसे ही पता चलने वाला ही है। 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। चलो यहाँ पे भी पॉइंट नंबर इज नॉट गिवन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पासबुक शो डेबिट बैलेंस 6000। पासबुक में डेबिट बैलेंस, देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है डेबिट, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है क्रेडिट। ये क्रेडिट नहीं है, डेबिट है, तो ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये है क्या, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट लिखना है आपको। कितना डेबिट बैलेंस है, 6000, मगर है क्या है, बैंक बैलेंस है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपको एक याद रखना है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है, तो पासबुक में डेबिट बैलेंस कौन सा होगा, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैंक ऑडिट एज पर पासबुक। यहाँ पे पासबुक से स्टार्ट किया है, तो आंसर कौन सा मिलेगा आपको, कैश बुक का। फर्स्ट वन आपको दिया है 6000। ड्यूरिंग अप्रैल 16 इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹200। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, इट मींस इट इज इनकम। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, एनी इनकम बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो पासबुक में होगा क्रेडिट, कैश बुक में होगा डेबिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं हुई है, आगे लिखा है and bank charges 50 collected by bank are not recorded in cash book। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, इट मींस इंटरेस्ट इज ए इनकम। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने दिया है तो आपको मिला है, आपकी इनकम है, पासबुक में होगा क्रेडिट, कैश बुक में होगा डेबिट। ये हो चुका, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपको करना है डेबिट। कितना आपको इंटरेस्ट दिया है, 200, तो आपको करना है डेबिट
interest allowed by bank, interest allowed by bank but not recorded in cash book. बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया है मगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सेम ट्रांजैक्शन में लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 कलेक्टेड बाय बैंक आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कलेक्ट किया है बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस, तो कैश बुक में होगा क्रेडिट, पासबुक में होगा डेबिट। पासबुक में एंट्री हो चुकी है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आपको करना है क्रेडिट। बैंक चार्जेस are not recorded in कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस का रिकॉर्ड नहीं है। कैश बुक में बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस, तो कैश बुक में क्या होगा क्रेडिट। कितना क्रेडिट करना है आपको 50। बैंक चार्जेस ₹50 है तो आपको लिखना है 50। While check of ₹4000 are drawn, check issued, check paid, पासबुक में होगा डेबिट, कैश बुक में होगा आपने चेक लिखा है यानी कि आपने पेमेंट किया है, चेक जा रहा है, कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में होगा डेबिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं हुई है वो आपको देखना है। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, इट मींस पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक ड्रॉन बट नॉट recorded, यहाँ पे भी रिकॉर्डेड है, recorded in पासबुक। पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चेक ड्रॉन, चेक इश्यू, कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट होना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा डेबिट। अमाउंट दिया है आपको 4000। नेक्स्ट वन आगे है ए बिल्स रिसीवेबल 7000 मैच्योरिंग ऑन 2nd of May 16 was sent for collection to bank on 29th April 16। आपने बिल्स रिसीवेबल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है, अभी ड्यू डेट आई नहीं है। ड्यू डेट कौन सी है बोलिए 32nd of May, तो 2nd of May से पहले हम लिख रहे हैं आपने बिल्स रिसीवेबल कलेक्शन के लिए सेंड किया है, इट मींस कैश बुक में अभी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने बिल्स रिसीवेबल सिर्फ सेंड किया है, अभी तक पासबुक में क्रेडिट भी नहीं हुई है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नो एंट्री, दोनों जगह पे डैश। आपने बिल्स रिसीवेबल बैंक में भेजी है, यदि डिसऑनर होती है तो कोई एंट्री नहीं करनी, यदि क्रेडिट हो जाती है तो भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, मगर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो अभी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो करते हैं टोटल, तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस। अगेन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 10,200, यहाँ पे होना चाहिए 10,200 में से 50 आपको करना है लेस, तो ये हो जाएगा 10,150। देखिए यहाँ पे पासबुक है तो यहाँ पे मेरे को लिखना है कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, कैश बुक में क्रेडिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैंक ऑडी एज पर कैश बुक। ये रहा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10150। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। 6 एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ थियरी क्वेश्चन है, तो आपको पैम्पलेट में देख लेंगे तो भी चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बीआरएस कब का बनाना होगा, एंड ऑफ मंथ का ही होगा, याद रखो। तो एंड ऑफ मंथ का जो बैलेंस है वही आपको लिखना है, बिगिनिंग ऑफ मंथ का बैलेंस लिखना नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बीआरएस जनरली एंड ऑफ मंथ का ही बनता है,
तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको BRS में लिखना है। और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये था एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 7 में 10-12 पॉइंट है। एग्जाम में इतना ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं आने वाला। एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल होगा 5 to 6 पॉइंट का ही होगा, 6 से ज्यादा पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 6 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है। इसलिए अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 1 to 9 आपको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, पॉसिबल है तो लिख लो ये 9 पॉइंट। यदि 9 पॉइंट आपने याद रख लिया, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में करूंगा सेकंड लेक्चर में, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं होगा, आपको याद रखना है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये पॉइंट मैंने लिखा था यहाँ पे, आपको याद रखना है। चेक डिपॉजिट है, चेक रिसीव्ड है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, पासबुक में क्रेडिट। चेक इश्यूड है, चेक ड्रॉन है, चेक पेड है तो कैश बुक में होगा क्रेडिट, पासबुक में होगा डेबिट। एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर तो कैश बुक में होगा क्रेडिट, पासबुक में होगा डेबिट। इनकम रिसीव्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर कैश बुक में होगा डेबिट, पासबुक में होगा क्रेडिट। बाद में ये बिल्स का ट्रांजैक्शन है तो वो सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। ओके, बाय बाय।